दोस्तों नमस्कार। 4 PM नेटवर्क, 4 PM गुजरात, दस्तक सब में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी और जैसे कि अब आप जान रहे हैं कि मैं जो है श्रीनगर पहुंचा हुआ हूं, कश्मीर। उद्देश्य दो तीन हैं। एक तो राहुल गांधी साहब यहाँ पे पहुंच रहे हैं, उनकी यात्रा यहाँ समाप्त हो रही है, खत्म हो रही है, तो उसको भी देखना है कि क्या माहौल रहेगा। और उसके साथ साथ क्योंकि हम पिछले एक आध हफ्ते से कश्मीर को लेकर बातचीत कर रहे हैं, तो हमने सोचा कि जब यहाँ हम श्रीनगर आई हैं तो हम जो हैं कुछ ऐसे जो है लीडर्स है या ऐसे बड़े लोगों से जो एक इन्फ्लुएंस रखते हैं समाज और पॉलिटिक्स पर, उनसे भी बात करें और ये जानने की कोशिश करें कि क्या क्या मुद्दे हैं, किन चीजों को लेकर। क्योंकि हमने पिछले कुछ जो कार्यक्रम किए वहां पे, वहां उन कार्यक्रमों में एक चीज हमको समझ में आती है कि बार बार ये आता है कि भाई जब से 370 की धारा हटाई गई है तब से जो आवाम है कश्मीर की, वो ऐसे अपने आप को दबा हुआ महसूस करती है, या तो खुल के पॉलिटिकल ना मूवमेंट हो चुकी है, हो रही है, और ना ही लोग कंफर्टेबल फील कर रहे हैं। तो इस मुद्दे पर भी हमको बात करनी थी और इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमने जम्मू एंड कश्मीर के निवृत्त रिटायर्ड हाईकोर्ट के जज साहब हैं, जस्टिस हसनैन मसूदी साहब, हमने उनको आज आमंत्रित किया हुआ है। और उस साथ साथ में नेशनल कॉन्फ्रेंस से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी हैं। तो मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मसूदी साहब, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने आज समय निकाला। क्योंकि मुझे पता है कि आपको इस समय हमारे साथ जुड़ने में जो एक मशक्कत का सामना करना पड़ा है, वो आपने एक तकलीफ ली है। तो बहुत बहुत शुक्रिया हमारे व्यूअर्स की तरफ से भी मैं कहना चाहूंगा और हमारी ओर से भी कहना चाहूंगा। तो सर, मैं अभी एक ही दिन हुआ है मैं यहाँ पे आया हूँ, पर श्रीनगर में, और मैं इससे पहले जो है लगातार 3-4 कार्यक्रम जो है अब मेरे शो में कश्मीर को लेकर, जब से ये यात्रा शुरू हुई है, मैं अलग अलग मुद्दों पर बात कर रहा हूँ। जमीन से जुड़े कुछ जो जर्नलिस्ट हैं उनसे बात कर रहा हूँ, पॉलिटिकल जो नुमाइंदे हैं उनसे भी बात कर रहा हूँ, और कश्मीरी पंडित से भी हम जो है हमने बात की। सर, एक सुर जो है वो निकल के आ रहा है, वो ये है कि भारत जोड़ो यात्रा से हमको ये लग रहा है कि हम फिर से नेशनल पॉलिटिक्स के साथ शायद कनेक्ट कर रहे हैं। और एक हमको ये भी बताया गया कि भाई हमको लगता है कि कश्मीर में फिर से एक वतन परस्ती वाली जो एक भावना है, जो एक फीलिंग है, वो भी हम महसूस कर रहे हैं। अब सर, दूसरी ओर जो है ये है कि धारा 370 हटाने को लेकर, 35 से हटाने को लेकर, या तो इसको एबॉलिश करने को लेकर एक उसको चैलेंज किया गया है सुप्रीम कोर्ट में। और जहां तक मेरी जानकारी है, तो उनमें जो पार्टीज है उसमें से आप भी हैं, और आप रिटायर्ड जज, हाई कोर्ट जज रह चुके हैं, चीफ जस्टिस रह चुके हैं हाई कोर्ट के, जम्मू कश्मीर के। तो सर, ये जानना चाहेंगे कि क्या क्या इश्यूज हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं, या क्या आपको लगता है कि वो ठीक नहीं है कि धारा 370 और 35A को एबोलिश किया गया, वो क्यों ठीक नहीं लग रहा है, ये समझना चाहेंगे आपसे। देखिए, पहले हमें ये जानने की जरूरत है कि धारा 370 क्यों कॉन्स्टिट्यूशन में डाली गई थी, और ये डाली गई थी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। हमारा जो मुल्क का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें इस धारा को जगह दी गई थी, और ये सर्वसम्मति से हुई थी। एक बात साफ होनी चाहिए कि जब ये धारा, जब इस पर बहस हुई अक्टूबर 1949 को, तो किसी ने भी इसके साथ ना इत्तेफाकी नहीं की, डिसएग्री नहीं किया। कोई वोट डिसेंट में नहीं पड़ा, कोई वोट, कोई अमेंडमेंट नहीं प्रपोज की गई, जिसके बारे में आज कहा जाता है कि उसके सपनों का, उनका ये सपना था, उसका ये सपना था, मुख्तलिफ नाम लिए जाते हैं, लेकिन वो सभी लोग कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के मेंबर थे, और बल्कि कुछ लोग उनमें से काबीना में भी शामिल थे, और हर एक ने सर्वसम्मति से ये धारा जो है ये शामिल की कॉन्स्टिट्यूशन में। क्यों शामिल की, उसका अपना एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है। ये कहा गया है कि जम्मू कश्मीर को अपना एक आईन बनाने का हक होगा। ये हमने नहीं कहा, ये कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑफ इंडिया ने कहा। और जब तक वो आईन अपना बनाए, और इस आईन में ये जो जो भी शर्त होंगे, जो फ्रेमवर्क होगा, उसमें वो तय होगा, वहां की कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनेगी, वो तय करेगी, तब तक ये 370 जो है, ये 370 लागू होगा, जो रिलेशंस होंगी जम्मू कश्मीर स्टेट के बाकी मुल्क के साथ।
और फिर इस कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का इख्तियार होगा वो 370 जारी रखे, इसको रखे आइन में, या इसकी मॉडिफिकेशन की सिफारिश करे, या इसको एनल करने की सिफारिश करे। तो जनाब ये इस खास, अगर आप चाहें तो हम उस हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में भी जा सकते हैं ब्रीफली। देखिए जी जो बिल्कुल बाकी बिल्कुल। सारे जो प्रिंसली स्टेट्स थे बगैर किसी दिक्कत के हर एक शामिल हो गया, या एक जो नए इमर्ज हो गए थे, जो पाकिस्तान और जो हमारे जब इंडिया हम कहते हैं या भारत कहते हैं, तो उन्होंने अपने फैसले लिए थे। कई जगह दिक्कत नहीं हुई थी, सिर्फ 3 जगह दिक्कत हुई थी, जो तो एक जगह उसमें थी जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर की खास मामला था, जम्मू कश्मीर में 70% 70% मुसलमान रहते थे, और 30% के करीब या 30% से थोड़ा ज्यादा जो नॉन मुस्लिम थे, या जो हमारे हिंदू भाई थे, जो हमारे कश्मीर में पंडित थे और बौद्ध थे, वो रहते थे। तो जो क्राइटेरिया बनाया गया था, तो जाना तो ऐसा माना गया था, तो ये तो इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं होगी, शामिल हो जाएगी किसी और डोमेन में। लेकिन जो यहाँ जी सर, वो अगर आप फ्लाइट मोड पे कर दें, मसूदी साहब, जिस फोन से आप बात जुड़े हुए हैं, तो उसको अगर आप फ्लाइट मोड पे कर देंगे, तो अगर घर में वाईफाई कनेक्शन से जोड़ देंगे, तो फिर ये प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मैं अपनी टीम से गुजारिश करूंगा कि वो जरा देखते रहें कि जैसे वापस जुड़ते हैं तो उनसे बातचीत का सिलसिला जो है हम लोग जारी रखें, क्योंकि इनसे बात करके हम कुछ इस बात की तह तक जाना चाहते हैं कि दरअसल जो है ये जो हमारे कश्मीरी मुसलमान भाई हैं वो इतने क्यों नाराज हैं, इतने क्यों खफा है 370 के हटने के देखिए कारण। देखिए जी महाराजा जो यहाँ के वो उनके जो सब्जेक्ट्स थे, जो यहाँ के लोग थे, तो उनका आपने मैंने कहा कि इसका क्या यहाँ का तनासुब था, क्या प्रोपोर्शन था, किस मजहब से कितने लोग, और 3 रीजन्स थे। तो वो उनका ये प्रेफरेंस थी कि शायद ये जम्मू कश्मीर एक 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 अलग मुल्क के तौर पर हो, और इसके दोनों मुल्कों के साथ अपने रिलेशन एक जैसे हो। लेकिन वो हो नहीं पाया, उसमें उसमें का भी एक खास पस मंजर है। आखिर में महाराजा ने ये फैसला किया, 15 अगस्त को नहीं हुआ। देखिए आमतौर पर जो सारी रियासतें थी 550 थी, 15 अगस्त 1947 से पहले ही शामिल हो गई जहां उनका शामिल होना था। लेकिन ये यहाँ का जो एक्सेशन थे ये पेंडिंग रहा, क्योंकि महाराजा को ही इख्तियार था एक्सेशन करने का, और उसमें कुछ उनको कुछ रिजर्वेशन थी। अब वो तारीखी पस मंजर आप छोड़ दीजिए, फिर उन्होंने फैसला किया कि मैं जी शामिल हो जाऊंगा, मैं एक्सेशन करूंगा, जो हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसके साथ शामिल हो जाएंगे, तो उस मुल्क के साथ हम अपना रिश्ता जोड़ेंगे। उसी वक्त उन्होंने अपने एक्सेशन में ये शर्त लगाई कि नहीं, ये जो कुछ शर्तें लगाई उस पर ये एक्सेशन किया। अब उसके बाद महाराजा के बाद एक पॉपुलर गवर्नमेंट यहाँ पर बन गई, और फिर आपस में विचार विमर्श के बाद, सलाह मशवरे के बाद, सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ, यहाँ की गवर्नमेंट के साथ, उन्होंने कहा कि जो हमारे यहाँ के मेंबर भेजे गए कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने ही फैसला किया कि यहाँ की जो खास परिस्थिति है, खास हालात हैं, इनमें एक इंटरनल ऑटोनॉमी देनी चाहिए जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर को यह हक दिया जाना चाहिए कि वो अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाए, और वो कॉन्स्टिट्यूशन में फिर अपनी जो रिलेशंस हैं, सेंटर की क्या रिलेशंस, यूनियन की क्या रहेगी पावर्स, और यहाँ की क्या पावर्स रहेंगी, उनको आपस में उनका जो विभाजन, उनका जो तकसीम है वो हो, तो और डिफाइन हो कि किसको क्या इख्तियार होगा। तो 370 इसी इसी पस मंजर में आइन में डाला गया। इस पस मंजर के इसके 2 एस्पेक्ट्स थे। एक ये थे कुछ ऐसे जिन पर महाराजा ने एक्सेशन किया था, वो था डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, कम्युनिकेशन और करेंसी। इन 3 पर उन्होंने कहा था, इन 3 पर आपका इख्तियार होगा कानून बनाने का, इसके बगैर जो बाकी सब कुछ होगा ये मेरा हमारा कानून होगा, मतलब महाराजा का होगा, या यहाँ का जो जम्मू कश्मीर की जो हुकूमत होगी उसका होगा। तो महाराजा के बाद यहाँ पर हुकूमत एक बन गई, और जब ये 370 का गया, तो उसके बाद 1952 में एक और एग्रीमेंट किया गया। अब महाराजा के बजाय उनके जो बेटे थे, युवराज थे, वो थे, और यहाँ की गवर्नमेंट एक इलेक्टेड गवर्नमेंट थी। तो 300 तो फिर एक दिल्ली एग्रीमेंट होगा 1952 का, 5 अगस्त 2000, 5 अगस्त 1951 को, 50। तो ये जिसमें ये कहा गया कि उसमें और कहा गया कि नहीं कुछ और। देखिए तब तक जब तक ये 1952 तक, 1952 में दिल्ली एग्रीमेंट हुआ, तब तक यहाँ के जो जम्मू कश्मीर के नागरिक थे ये सिटीजन नहीं थे, स्टेट सब्जेक्ट कहलाते थे, क्योंकि यहाँ तक स्टेट सब्जेक्ट लॉ ही था।
फिर 1952 में एक और एग्रीमेंट हुआ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के और गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के। उसमें ये कहा गया नहीं जी यहाँ का जो आम यहाँ का स्टेट सब्जेक्ट है वो सिटीजन होगा, वो भी शहरी कहलाएगा और पार्ट 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अप्लाई होगा और भी बाकी चीज कही गई। ये कहा गया है कि जम्मू कश्मीर का अपना एक अलग एक परचम ये फ्लैग होगा और ये भी कहा गया है कि यहाँ पर एक कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली होगी जो यहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगी। ये सारा सर्वसम्मति से हो गया, ये सारा एग्रीमेंट के साथ हो गया। अब हम 370 की बात करें। 370 में ये था कि किन विषयों पर, किन सब्जेक्ट्स पर पार्लियामेंट का इख्तियार होगा कानून बनाने का, वो कौन से सब्जेक्ट है जिनका जो सब्जेक्ट्स उसके बाहर होंगे। आम रियासतों में आप ये समझने की जरूरत है, जो दर्शक हमारे हैं, जो सुनने वाले हैं, आम जो रियासतें जो हुई थी, जिन्होंने यहाँ क्या उसके साथ एक्सीड किया था ऑफ इंडिया के साथ, डोमिनियन ऑफ इंडिया था, फिर 1950 के बाद रिपब्लिक ऑफ इंडिया बना। उन्होंने ये कहा था कि जो राज प्रमुख थे उन्होंने उसको एडॉप्ट किया था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। मैं सिवाय जम्मू कश्मीर की, यहाँ युवराज थे डॉक्टर करण सिंह जो अभी मौजूद है, उन्होंने उसको एडॉप्ट नहीं किया, बल्कि उस हद तक हम करेंगे जिस हद तक ये अप्लाई होता है। अब इसके बाद जब 1952 का जब मैंने कहा दिल्ली एग्रीमेंट हुआ, फिर यहाँ पर एक कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली हो गई। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने अपना एक आईन बनाया और जैसे कि एग्री किया गया था दिल्ली एग्रीमेंट में, यहाँ पर अपना एक फ्लैग था, अपना और भी बहुत सारे मामले थे जिनमें यहाँ को डिफरेंट था बाकी स्टेट्स के साथ। अब ये 370 जो बाद में जब अभी आप हम असली बात जो हमारा जो मुद्दा है जिस पर आप मुझसे बात करना चाहते हैं, वो 370 5 अगस्त 2019 को पार्लियामेंट ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा कि हम इसको समाप्त करेंगे। लेकिन अब हमारा क्या मानना है? और इसके अलावा 1952 में जब 1954 का कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर हुआ तो उस वक्त 35A इंट्रोड्यूस किया पार्लियामेंट में। जो मुल्क का आईन है, जो मुल्क का कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें 35A जो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया है उसने 35A ऐड किया इनके सब जम्मू कश्मीर। ये जम्मू कश्मीर की कोई करने की बात नहीं थी। तो जनाब हमने कहा कि 370 के तहत क्या होता था कि कुछ हमारे जो हमारा जो डिफेंस है, हमारी फॉरेन अफेयर्स है, हमारा कम्युनिकेशन है, इन पर पार्लियामेंट को कानून बनाने के हक है, अधिकार है। जो बाकी सारे मामले उन पर जम्मू कश्मीर को। लेकिन पार्लियामेंट ऑफ इंडिया का बनाया हुआ कानून यानी सेंट्रल लॉ वो भी एक्सटेंड हो सकता है अगर यहाँ की गवर्नमेंट उसमें एग्री करे। तो क्या हुआ कि इन सारे 70 साल में कई एक कानून है, जैसे लेबर कोड है, कोई एक कानून है जो यहाँ पर अप्लाई किए गए यहाँ की गवर्नमेंट की कंसेंट के साथ, और कहीं पर हमने जो कानून बनाए वो तकरीबन रेप्लिका थे, उसकी मिरर कॉपी थी जो बाकी मुल्क में था। जैसे हमारे हम कहेंगे जूनियर जस्टिस एक्ट जैसे सारे मुल्क में था, सिर्फ इतना ही फर्क रहा कि यहाँ की लेजिस्लेचर ने खुद अपना ऐसा ही कि मिरर कॉपी उसकी ऐसा ही उसका कॉपी यहाँ बनाई। तो जनाब ये जो हमारे अधिकार थे। अब और दो चीजें हैं इंपॉर्टेंट इसके डायमेंशंस। एक ये था कि हमारी जमीन पर एब्सोल्यूट राइट था, क्योंकि यहाँ पर बनाया गया था, माना गया था नहीं यहाँ पर जमीन सिर्फ एक स्टेट सब्जेक्ट ले सकता है। और ये स्टेट सब्जेक्ट का लॉ किसने बनाया था? ये महाराजा ने 1927 में बनाया था, 1927 महाराजा हरी सिंह। और जनाब और नौकरियों पर एक्सक्लूसिव राइट होगा यहाँ के स्टेट सब्जेक्ट। उसका मतलब है जम्मू के जो हमारे नागरिक हैं, कश्मीर के हैं, लद्दाख के, सिर्फ यहाँ के जो नौकरियां होगी और जमीनें होगी, इन दो का प्रोटेक्शन। अब 370 जब 5 अगस्त 2019 की बात आ गई तो ये यहाँ 370 खत्म किया गया, कहा गया कि नहीं हम ये एब्रोगेट करते हैं। तो और उसके साथ ये जो उसके बाद में एज ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ दैट, तो उसके नतीजे में ये सारे कानून बनाए गए जिससे हमसे छीना गया हमारी जमीन का भी हक, और कहा गया कि अब कोई और भी जमीन ले सकता है। अब उसमें रखी गई एग्रीकल्चर की बात रखी गई, लेकिन उसमें एक छोटे से ऑफिसर को इजाजत दी गई कि वो एग्रीकल्चर लैंड को भी परमिट करे। और नौकरियों का हक, नौकरियों को कहा नहीं डोमिसाइल एक नया किया गया क्रिएट, कि नहीं जो 7 साल से यहाँ रहा है, यहाँ नौकरी की है या बाकी है, तो उसमें तो ओपन एंडेड है, उसमें तो तकरीबन सारा ही नोटलाइज हो जाता है। तो जनाब हमारी क्या आपत्ति है? हमने क्या किया? हमने खटखटाया आईन, हमने आईनी जो रूट है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल रूट है वो लिया, और हमने सुप्रीम कोर्ट, एक टॉप कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है कंट्री की, हमने उसका दरवाजा खटखटाया। रिट पिटिशन हुई, मैं भी एक पिटिशनर हूँ,
अब आपका सवाल था कि दरअसल कि आपको क्या रिजर्वेशन है, आपकी क्या ऑब्जेक्शन है, आपका आप क्यों सुप्रीम कोर्ट में गई और आपकी पिटीशन क्या है। देखिए, जो 370 जो बनाया गया था, जो पार्लियामेंट ने, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने बनाया, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑफ इंडिया ने बनाया, किसी और ने नहीं बनाया, आईन में शामिल किया, उसको रखा गया था, उसको रखा ऐसा, वो उसका एक ऐसा प्रोविजन था जिसमें पार्लियामेंट के अमेंडिंग पावर से भी बाहर रखा गया था। पार्लियामेंट को कहा गया था कि आपका अमेंड करने का इख्तियार नहीं हो गई। 370 में मैं एक और बात दोहराऊं, इंडियन पार्लियामेंट को ये इख्तियार नहीं दिया गया था कि वो इसको अमेंड करे, बल्कि 370 में ही एक मैकेनिज्म बनाया गया था। 370 में ही एक 370 क्लास 3 में एक मैकेनिज्म दिया गया था कि अगर कभी इसमें मॉडिफिकेशन करनी हो, चेंज करनी हो, तो वही जो 3 है, पार्ट 3 ऑफ 370, वही का उसका इस प्रयोग करके, उसका इस्तेमाल करते उसी मैकेनिज्म को आप करके वो आप इसमें वो चेंज कर सकते हैं या मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, एप्लीकेशन कर सकते हैं। पार्लियामेंट को इख्तियार नहीं था। और वो कहा गया था वो तब होगा जब यहाँ जम्मू कश्मीर में बनाई गई कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली इसकी सिफारिश करे और फिर राष्ट्रपति जी उसकी सिफारिश पर ऐसा कुछ करे। तो जनाब यहाँ जो पार्लियामेंट ने किया 5 अगस्त को, वो 5 अगस्त को पार्लियामेंट ने उस मैकेनिज्म को दरकिनार करके, उस मैकेनिज्म को इग्नोर करके, वो जो 370 है वो 370 खत्म किया। वो कैसे किया? क्योंकि एक मैकेनिज्म क्या था, मैकेनिज्म था कि यहाँ की कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली रिकमेंड करेगी प्रेसिडेंट को वो कोई भी मॉडिफिकेशन या एब्रोगेशन या कोई चेंज, अगर यहाँ रिकमेंड की गई तो फिर प्रेसिडेंट देने का इख्तियार होगा। लेकिन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली है ही नहीं, वो तो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली 1957 में खत्म हो गई। तो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जब उसका खत्म हो गया, कंक्लूजन हो गया, उनका लास्ट जो होता सेशन वो हुआ, तो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने मुनासिब ये समझा कि नहीं, हम 370 को बदस्तूर रखें। और वो मुल्क के हित में भी था, क्योंकि 370 एक देता था, एक डोर ओपन करता था इंट्रोडक्शन ऑफ सेंट्रल लॉज के लिए। अगर 370 उस वक्त जाता तो फिर वो इंट्रोड्यूस नहीं होते, जो इतने सारे कानून यहाँ पर इंट्रोड्यूस किए गए। उसमें मैकेनिज्म एक था कि कैसे हम सेंट्रल लॉज को यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। तो जनाब, एक तो ये था कि वो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली करेगी रिकमेंडेशन। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा कि हम 367 का सहारा लेंगे। सर, 367 एक इंटरप्रिटेशन क्लास है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। वो इंटरप्रेट करता है कि किसी चीज का जो मतलब जानना हो, उसका जो उसका उसका का मीनिंग क्या है, वो जानने के लिए 367 के लिए हम इंटरप्रिटेशन करते हैं। वो एक इंटरप्रिटेशन क्लास है। जो कानून, जो आइन का कोई भी मद है, कोई भी प्रोविजन है, कोई भी पार्ट है, तो उसको इंटरप्रेट करने के लिए हम 367 का सहारा लेते हैं। तो इन्होंने 367 को यूज किया टू मेक सबस्टेंटिव चेंजेस इन द कॉन्स्टिट्यूशन, जो किया नहीं जा सकता। इंटरप्रिटेशन में ये कहते हैं कि फॉर एग्जाम्पल हम कहेंगे एक इलस्ट्रेशन के जरिए इन्होंने कहा कि नहीं, जो यहाँ की असेंबली है वो माना जाएगा वो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। जम्मू कश्मीर की जो असेंबली है, अगर वो जो असेंबली रिकमेंड करेगी वो माना जाएगा कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली इन क्लास इन 373 विल इंक्लूड द लेजिस्लेटिव असेंबली। वो हो नहीं सकता, क्योंकि आप सबस्टेंटिव चेंज नहीं कर सकते। एक तो ये आपत्ति है हमारी, ये तो लीगल, एक हमारा जो लीगल एक पुली है वो ये है। तो दूसरा जनाब ये किया कि अब लेजिस्लेटिव असेंबली भी सेशन में नहीं थी। कहा कि नहीं, चूंकि लेजिस्लेचर यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर प्रेसिडेंशियल रूल है, यहाँ के गवर्नर को माना जाएगा लेजिस्लेचर और वो रिकमेंड करेगा। अब जनाब, एक प्रेसिडेंशियल रूल में अगर कोई गवर्नर होगा तो ये एक ट्रांजिटरी पीरियड होता है, एक प्रोविजनल पीरियड होता है। इस गवर्नर को कोई इख्तियार नहीं होता है कि वो कोई बड़ी फैसले ले। ये तो एक चलाना होता है, शासन चलाने के लिए 356 का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि 356 में लिखा हुआ है प्रोविजन में कि भाई अगर गवर्नर कुछ कोई काम करेगा तो जब यहाँ की असेंबली बनेगी वो 6 महीने में उसको मनसूख कर सकती है, क्योंकि ये एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन है। गवर्नर का एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर है जो सीमित है, जो वक्त के हिसाब से सीमित है। तो इन्होंने क्या किया, 367 के तहत कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली मानी जाएगी जैसे कि असेंबली है, और असेंबली ने असेंबली मानी जाएगी यहाँ का गवर्नर है। So it was all that whatever mechanism was evolved in the constitution, the safeguards
तो उनको बिल्कुल रोंदा गया, ये आईन रोंद के किया गया। ये तो एक हिस्सा हुआ। दूसरा ये हिस्सा हुआ जनाब, जो आर्टिकल 3 है। सर एक सवाल मेरे सर एक सवाल बीच में मैं आपको रोक रहा हूँ, माफ कीजिएगा। मैं इसलिए रोक रहा हूँ क्योंकि एक ये फर्क समझाना जो है, जो व्यूअर्स हैं हमारे, उनके लिए फर्क समझाना बहुत जरूरी है कि कॉन्स्टिट्यूट असेंबली और जो स्टेट असेंबली, उसमें फर्क क्या है, क्योंकि ये समझ पाएंगे जो आप कहना जी चाहते जी हैं, जी। जो खत्म होगी देखिए, तो। जैसे हम नहीं, जैसे हमारी मुल्क की है कॉन्स्टिट्यूट असेंबली थी, वो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली हो गई। आपको आप जानते हैं कि 20 जनवरी को 19 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन में डिबेट करके कॉन्स्टिट्यूट असेंबली का पावर ये होता है कि वो मुल्क के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाती है, पार्लियामेंट नहीं बना सकती है कॉन्स्टिट्यूशन। ये कॉन्स्टिट्यूट असेंबली को हम कहते हैं लीगल लैंग्वेज में, इसका कॉन्स्टिट्यूट पावर होता है, पार्लियामेंट का सिर्फ लेजिस्लेटिव पावर है। ये एक अलग चीज है। कॉन्स्टिट्यूट असेंबली जो है वो जो भी हमारा दिशा है, हमारा डायरेक्शन है, कैसे मूल मंत्र क्या है, हमारी क्या, हम कैसा मुल्क बनाना चाहते हैं, कैसी पॉलिटी बनाना चाहते हैं, उसमें राइट्स क्या होंगे। जैसे हमारा प्रेम्बल है, वो प्रेम्बल कॉन्स्टिट्यूट असेंबली ने डिसाइड किया हुआ, जिसमें बाबा साहब अम्बेडकर थे। आप ये कॉन्स्टिट्यूट असेंबली और लेजिस्लेटिव असेंबली के दो अलग अलग अधिकार। कॉन्स्टिट्यूट असेंबली मुल्क के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाती है, जो दिशा दिखाता है मुल्क को हमें क्या करना है, व्हाट काइंड ऑफ कंट्री वी वांट टू मेक, हम कैसा मुल्क बनाना चाहते हैं, क्या ये सेकुलर होगा, सोशलिस्ट होगा, डेमोक्रेटिक होगा, रिपब्लिक होगा। ये तो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली का कॉन्स्टिट्यूट पावर। जो लेजिस्लेटिव असेंबली होती है या पार्लियामेंट, वो भी लेजिस्लेटिव, उसका पावर होता है। ये उसका सिर्फ लेजिस्लेटिव पावर। देखिए, ये जो पार्लियामेंट है, आज जैसे हमने बेसिक स्ट्रक्चर कंसेप्ट है, हमने कहा कि कॉन्स्टिट्यूट असेंबली ने जब ये कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बनाया, संविधान हमारा बनाया हमारे मुल्क का, तो उन्होंने इसमें इसके जो फंडामेंटल जो प्रिंसिपल्स है, जो बेसिक स्ट्रक्चर है, वो ले डाउन किया है। वो कोई पार्लियामेंट भी नहीं, कोई कोर्ट भी नहीं वो चेंज कर सकते। जैसे सारा मुल्क, अगर सारी पार्लियामेंट हो इस वक्त, सारा का सारा एक ही पार्टी को, वो पार्टी भी यहाँ का फेडरलिज्म, जैसे हम कहते हैं इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, we have a federal structure। वो चाहे भी, लेकिन वो नहीं कर सकते क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का बनाया हुआ है। ये तो मूल मंत्र है आईन का, ये तो फंडामेंटल वैल्यू है। ये फंडामेंटल वैल्यू या बेसिक स्टैंडर्ड्स को सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये चेंज नहीं कर सकती है पार्लियामेंट या कोई लेजिस्लेटिव अथॉरिटी। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कॉन्स्टिट्यूट पावर इज अ मच सुपीरियर पावर देन द लेजिस्लेटिव पावर। जो दर्शक हमारे हैं, जो सुनने वाले हमारे हैं, वो ये समझेंगे कि कॉन्स्टिट्यूट असेंबली है वो एक बार बनी है, उसने बनाया है, पूरा खाका बनाया, ये मुल्क कैसे चलेगा, क्या होगा, यहाँ गवर्नर होगा, यहाँ स्टेट होगी, ये लेजिस्लेचर होगा, ये स्टेट लिस्ट होगा, ये कंकरेंट लिस्ट होगा, ये यूनियन लिस्ट होगा। ये उसी का अधिकार था, हम नहीं उसमें चेंज कर सकते। तो उसमें जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो हम नहीं चेंज कर सकते। तो जनाब इसी तरह हमने उन्होंने जो कॉन्स्टिट्यूशन जो 373 में लिखा था, यहाँ की असेंबली ने नहीं, मैंने नहीं, किसी राजा ने नहीं, यहाँ का जो प्रमुख था उसने नहीं, बल्कि इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने कहा था जम्मू कश्मीर में 370 जो है, ये 370 अमेंडिंग पावर से बाहर होगा पार्लियामेंट के। और दूसरी बात है, अगर इसमें कभी संशोधन करना हो, मॉडिफिकेशन करनी हो, तो इसमें कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के सिफारिश पर प्रेसिडेंट कर सकते हैं, पार्लियामेंट को नहीं रखा गया। तो अब ये कॉन्स्टिट्यूट असेंबली इन्होंने आर्टिकल 367 के तहत इंटरप्रिटेशन कर, जैसे कहा कि एक ऊंट इंक्लूड करेगा एक बकरी। इंटरप्रिटेशन में कहा गया अगर एक हाथी है या केमल है, ये इंक्लूड करेगा अगर कोई गोट है, और फिर उस पर या और फिर उस जानवर पर सारा बोझ डाला गया जो केमल ले सकता है। जैसे कहा गया कि सेब जो एप्पल है ये इंक्लूड करेगा, जो कोई और चीज है ये इंक्लूड करेगा पोटैटो। तो इंटरप्रिटेशन क्लास में आप किसी प्रोविजन को इंटरप्रेट करते हैं, आप ये इंटरप्रेट, आप इसको सब्स्टेंटिव चेंज करने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। आप ये नहीं कर सकते हैं कि नहीं ये कॉन्स्टिट्यूट असेंबली इंक्लूड करेगा स्टेट असेंबली। ये कोई थोड़ा करेक्शन फिर से एक बार लूज हो गया है, लॉस्ट हो गया है ये जस्टिस मसूदी साहब का, लेकिन मुझे लगता है कि कुछ ही क्षणों में वो हमसे जुड़ जाएंगे। मुझे लगता है फिर से वो जुड़ रहे हैं हमारे साथ, तो वो जो कह रहे हैं वो समझने की कोशिश करते हैं कि अगर मसूदी साहब फिर से अगर जुड़ जाए तो जनाब पहली बात ये है कि जो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली है, पहले जनाब हमें ये समझना चाहिए, दर्शकों को जो हमें देखने वाले हैं, आपके जो भी जुड़े हुए हैं,
पहले ये समझना चाहिए कि 370 किसी ने नहीं डाला था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, ये तो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने ही डाला था सर्वसम्मति से, बगैर किसी अमेंडमेंट के, बगैर किसी संशोधन के, बगैर किसी ऑब्जेक्शन के, बगैर किसी अपोजिट वोट के। ये नहीं कि हमारे पार्लियामेंट में उसको कई लोग मौजूद थे, उन्होंने 10 ने कहा कि हम इसके खिलाफ वोट देंगे या उन पेपर। तो ये पहली बात है जी। तो जनाब, तो ये पहले समझने की बात है। और 370 को एक मैकेनिज्म दिया गया था, ये कैसे चेंज होगा अगर कभी भविष्य में, अगर आगे कभी इसमें कोई मॉडिफिकेशन करनी हो तो कौन करेगा, क्या इख्तियार होगा। वो 370 में ही एक मैकेनिज्म इवॉल्व किया गया था इन दियर विजडम कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का इंडिया थी उसने किया था। तो जनाब, और ये कहा गया था, ये और समझने की बात है, इसको बियॉन्ड अमेंडिंग पावर रखा गया था पार्लियामेंट का भी। आप मुझे कहिएगा, ये कह के कहा गया कि ये टेम्पोररी प्रोविजन। अरे भाई, टेम्पोररी प्रोविजन अगर होता, जिस प्रोविजन को आप अमेंडिंग पावर से भी बाहर रखते, अगर ये ऐसे अमेंड किया जा सकता तो पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली साफ तौर पर कह सकती 370 को अमेंडिंग पावर से बाहर नहीं रख सकती, लेकिन उन्होंने 370 को अमेंडिंग पावर से भी बाहर रखा। पार्लियामेंट को कहा नहीं, आप अमेंड नहीं कर सकते, इसका एक मैकेनिज्म होगा। और वो मैकेनिज्म आप अगर यूज करेंगे तो उस मैकेनिज्म को यूज करके आप इसमें मॉडिफिकेशन है, अमेंडमेंट कर सकते हैं। जनाब, ये तो स्पष्ट है, बिल्कुल साफ है। ये क्लास 3 है, ये कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, ये एक बात। तो फिर आपने क्या किया, आपने इंटरप्रिटेशन, मैंने कहा था इंटरप्रिटेशन मतलब कि सर, मतलब ये कि अगर इसको आप ये कहना चाहते हैं कि अगर ये धारा को अगर हटाना था तो जम्मू कश्मीर की चुनी हुई सरकार के द्वारा एक प्रस्ताव पारित होना चाहिए, या तो एक को जाना चाहिए टू द प्रेसिडेंट। इज इट लाइक दैट? नहीं, बात ये कि देखिए, क्योंकि वो तो लेजिस्लेटिव असेंबली है जम्मू कश्मीर की जो चुनी हुई सरकार होगी। सर ये ना सर 370 वाज इनकॉर्पोरेटेड, ये बन गया कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा, ये बन गया 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन गया जनाब, तो पहले जब कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीट हो गया, जिसको हम कॉन्स्टिट्यूशन डे भी बनाते हैं उसका, तो उसके बाद ये अडॉप्ट हो गया। पहले अडॉप्ट के बाद में, और फिर आपको याद दिलाऊं, दर्शकों को याद दिलाऊंगी, तो हमारे यहाँ के जो प्रमुख थे उस वक्त, उसको युवराज कहते थे, डॉक्टर करण सिंह, उन्होंने अडॉप्ट नहीं किया। बाकी सारे मुल्क के जो थे उन्होंने अडॉप्ट किया। इन्होंने कहा नहीं, मैं अडॉप्ट नहीं करूँ, इसी हद तक करूँगा जिस हद तक एप्लीकेबल है। तो जनाब, आप जब आपने अडॉप्ट, तो जब आपने फिर कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली यहाँ बनी 1951 में, उसने डिलिब्रेशंस की यहाँ की कॉन्स्टिट्यूशन पर, और उसने डिसाइड किया कि यहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, वो 1957 में अडॉप्ट हुआ। और कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने ये फैसला लिया, नहीं 370 को हम इंटैक्ट रखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन होने के बावजूद भी यहाँ का स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन। तो फैसला हो चुका। अब जनाब, आप कहिए कि कैसे एक टेम्पोररी एक प्रोविजन जो है, जो आपके अमेंडिंग पावर, जैसे बार बार कहते हैं, अमेंडिंग पावर के बियॉन्ड है, जो ये भी नहीं समझा मुनासिब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑफ इंडिया ने कि हम ये पार्लियामेंट को दे, संशोधन इसमें कर सकते हैं, अमेंडमेंट इसको कर सकते हैं, जब भी चाहे तब करें। वो कह सकते थे 3/4 मेजॉरिटी से अमेंडमेंट करिए, कुछ और लगा सकते, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, नॉट डिसाइडिंग एनीथिंग इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग 368, आप इसमें ये करेंगे, इसका ये मैकेनिज्म है, ये होगा। और उन्होंने 370 दरअसल एक विंडो है, 370 एक विंडो उन्होंने बनाया था कि इसमें यहाँ की सरकार की कंसेंट के साथ जब भी चाहे बाहर के कानून यहाँ लागू हो सकते हैं, और उसका पूरा इस्तेमाल किया गया। ये 70 साल सैकड़ों कानून, सेंट्रल लॉज जो 370 के बावजूद लगने नहीं चाहिए थे, लेकिन यहाँ की सरकार की कंसेंट से वो लगे। अब जनाब, पहले ये बात, अब तो आपकी यहाँ की असेंबली भी नहीं है, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली तो आप छोड़ दिए, यहाँ असेंबली भी इन प्लेस नहीं है। और असेंबली के बाद आप कहते हैं कि यहाँ के जो गवर्नर हैं, वो यहाँ के गवर्नर है, वो गवर्नर ने कंसेंट दी है, तो वो मानी जाएगी असेंबली की कंसेंट। आप वो मुझे कहिएगा, प्रेसिडेंशियल रूल में क्या है, गवर्नर ये कंसेंट दे सकता है कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करने के लिए? उसका सीमित है, उसका लिमिटेड है। गवर्नर होता है ये शासन चलाने के लिए तब तक जब तक क्या डेमोक्रेटिक इलेक्टेड गवर्नमेंट ना हो। यहाँ पर असेंबली इन सेशन नहीं थी, असेंबली इन प्लेस नहीं थी,
तो गवर्नर का ये कहीं भी अधिकार ही नहीं था, ये इख्तियार ही नहीं था, वो इस चीज की कंसर्न देते, ही वुड एक्ट एज अ कॉन्स्टिट्यूशन एज एन असेंबली फॉर अ वाइल, लेट अस एग्री, एक लम्हा भर के लिए कि हम समझे कि नहीं जी ठीक है असेंबली कर सकती है, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली और ये असेंबली एक ही चीज है, लेकिन असेंबली पुलिस प्लेस में नहीं थी और गवर्नर से लिखा गया और कहा गया गवर्नर ही असेंबली है। तो जनाब ये जो है इसमें सीरियस चैलेंज जो है 370 को हटाने में, यह लीगल, ये प्योर कॉन्स्टिट्यूशन में हम बात करते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली हम कहते हैं कि ये कॉन्स्टिट्यूशन एसेंशियली देता जमानत यहाँ पर जमीन के हकूक की। अपार्ट फ्रॉम ये सिर्फ एक इमोशनल इशू नहीं है, दैट मे बी अ पार्ट ऑफ इट, लेकिन ये यहाँ की जो जमीन है उस पर हकूक देता यहाँ के लोगों को, उनको स्टेट सब्जेक्ट हम कहते हैं अंडर द लॉ, नॉट मेड बाय एनी गवर्नमेंट ऑफ पोस्ट 47, बल्कि महाराजा के 1927 के बनाए गए और जिसकी रेगुलेशन यहाँ के स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन में हुई। तो जनाब वो चले गए और यहाँ पर एक्सक्लूसिव राइट है एम्प्लॉयमेंट वो चली गई, और ये सिर्फ कश्मीर के मुस्लिम के लिए नहीं चली गई या कश्मीर के वासी के लिए नहीं चली, जम्मू के लिए, कठुआ के लिए, सबके लिए ये जनाब है एक, ये जो 370 का एक हिस्सा है। अब दूसरी एक बात की, आर्टिकल 3 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का वो इख्तियार देता है कि पार्लियामेंट को, कि पार्लियामेंट किसी यूटी को दर्जा बढ़ा के उसको स्टेट बनाए, या दो स्टेट्स के दो हिस्से करके एक और नया स्टेट बनाए, या एक स्टेट का विभाजन करके एक और स्टेट करे, जैसे हमें किया गया यूपी में से उत्तराखंड किया गया, जैसे हिमाचल प्रदेश को स्टेट बनाया गया, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ किया गया, बिहार से झारखंड किया गया, छत्तीसगढ़ किया गया जनाब, तेलंगाना किया गया, आंध्रा के दो हिस्से करके तेलंगाना एक स्टेट बनाया गया, लेकिन जो स्टेट ओरिजिनल थी उसको करेक्टर उसका ये नहीं चेंज किया गया स्टेटस, आंध्र प्रदेश कंटिन्यूज टू बी ए स्टेट, तो जनाब छत्तीसगढ़ में जो मध्य प्रदेश कंटिन्यूज टू बी ए स्टेट, उसका एक हिस्सा काट के उसको स्टेट बनाएगा। इसी तरह जनाब उत्तराखंड, यूपी तो स्टेट है, लेकिन यहाँ उन्होंने वो किया जो कॉन्स्टिट्यूशनली परमिसिबल नहीं है, एक स्टेट के दो हिस्से कर दिए और उनको यूटी बनाए, और स्टेट कहाँ गया, व्हाट अबाउट द स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर। जब हमने एक्सेशन किया था तो हमने कहा था भारत, इंडिया दैट इज भारत इज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स, ये स्टेट इसका इकट्ठे है, गठबंधन है। तो जनाब जो हमारी स्टेट थी वो डिसअपियर नहीं हो सकती, कॉन्स्टिट्यूशन वो परमिट नहीं करेगा ये स्टेट ही डिसअपियर हो जाए। आप अगर होता, आप ऐसा कर सकते थे, इस स्टेट में से एक हिस्सा आप कहते हैं ये यूनियन टेरिटरी है या ये एक और स्टेट है, लेकिन स्टेट कहाँ गई जम्मू कश्मीर। तो जनाब आप जो आर्टिकल 3 है उसके तहत आप किसी स्टेट को अलग अलग हिस्से करके विभाजन करके उसको यूनियन टेरिटरीज में कन्वर्ट नहीं कर सकते। अगर ऐसा होता तो आप तमिलनाडु में आप इस वक्त तमिलनाडु से कुछ नहीं, आप 2-3 हिस्से बनाएंगे, कोयम्बटूर बनाएंगे, दूसरा बनाएंगे, तीसरे यूनियन टेरिटरीज, वेस्ट बंगाल के 2 बनाएंगे, एक बनाए, और दूसरा का सबका शासन आ जाएगा होम मिनिस्ट्री के पास। अगर आप चाहें तो आप सारे मुल्क के यूनियन टेरिटरीज को कन्वर्ट करके यूनियन टेरिटरीज बनाएंगे। अगर आप चाहें तो आप गुजरात को कहेंगे, आप कहेंगे सूरत एक स्टेट यूटी होगी, बाकी गुजरात एक यूटी होगी या 3 यूटीज होंगी। ये इख्तियार आपको आइन के तहत नहीं है जो आपने किया। मैं फिर एक बार आपको तवज्जो चाहूंगा, आप एक यूटी को अपग्रेड कर सकते हैं, उसको स्टेट बना सकते हैं जी। जैसे आप एक स्टेट के 2 स्टेट बना सकते हैं, लेकिन आप एक स्टेट को डिसइंटीग्रेट करके उसको हिस्से नहीं कर सकते यूटीज में। व्हाट अबाउट द स्टेट? तो स्टेट तो रहेगी, क्योंकि हमने जो कहा था, जो केशवानंद भारती केस है उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा, मानी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो फेडरलिज्म है ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन। हम ये नहीं कहेंगे पार्लियामेंट चाहिए, वो कहेंगे हम सारे स्टेट्स को डिसॉल्व करते हैं और एक यूनियन बनाएंगे, यूनियन ऑफ इंडिया के बजाय हम कहते हैं यूनिटी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, क्योंकि वो मूल मंत्र के खिलाफ, बेसिक स्ट्रक्चर के अगेंस्ट होगा, विरुद्ध होगा। तो यहाँ जनाब जम्मू कश्मीर के 2 हिस्से किए गए, ये तो पार्लियामेंट इसे कॉन्फ्रेंस की इजाजत ही नहीं दे रहा। अब आप खुद देखिए, आपके जो दर्शक हैं वो सुनते होंगे, आप वो जैसे मैंने उदाहरण दे दिए, मिसालें दी, इलस्ट्रेशन दे दिए, तो आज आप नाराज हैं समझिए तमिलनाडु से, 2 हिस्से कर दीजिए, कल कानून लाइए, पार्लियामेंट आपकी मेजॉरिटी है, करिए, ये 2-3 यूनियन टेरिटरीज बनाती और तीनों का शासन आपके पास होगा, कंट्रोल होगा होम मिनिस्ट्री के पास।
सो दिस वे यू कैन हैव कंट्रोल ओवर एंटायर इंडिया, जो कि लेकिन जो हमारे फोर फादर्स थे, फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन थे, वो उनकी मंशा नहीं थी। मैं पार्लियामेंट का मेंबर हूं, लेकिन मेरा उनका बड़ा रुतबा है जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के मेंबर थे, और उस कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का उन्होंने एक बार तय किया क्या होगा, बेसिक फंडामेंटल स्ट्रक्चर क्या होगा, कि हमारा एक सेक्युलर स्टेट होगा, हमारा ये होगा, हमारी कमिटमेंट होगी सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल, सोशल जस्टिस होगी हमारी, या पॉलिटिकल जस्टिस होगा, या क्या क्या होगा जो प्रेम्बल में डाला। और फिर हम चाहें तो पार्लियामेंट का फंडामेंटल राइट से खत्म कर सकते हैं। चैप्टर 3 कहेगी नहीं, हमें जरूरत ही नहीं। चैप्टर 4 कहेगी नहीं है, वो तो हो नहीं सकता है ना, क्योंकि हमारा ये जनाब बेसिक स्ट्रक्चर जो है, जो मैंने कहा आपका जो 5 अगस्त 2019 की, यहाँ पर क्यों आक्रोश है, क्यों यहाँ पर तलखी है? वो तलखी इसलिए है कि 5 अगस्त के जो फैसले हैं वो 5 अगस्त 2019 के फैसले, पहली बात है पोलिटिकली अनवॉइज है, अलग बात है कि पोलिटिकली अनवॉइज इसलिए है कि हम तो अब एक और, में अगर आप मुझे इजाजत देंगे मैं आपको एक और, अभी देखिए, अभी होम मिनिस्टर साहब ने दिसंबर में एक स्पीच दी मणिपुर में। पहले 11 दिसंबर को मणिपुर के जो चीफ मिनिस्टर उन्होंने एक पोर्टल का इनॉग्रेशन किया। वो पोर्टल था ILP, इनर लाइन परमिट। 2020 में अप्रैल में होम मिनिस्टर साहब वहां चले गए और उनको कहा मैंने उपहार लाया हूं प्रधानमंत्री की तरफ से आपके लिए, वो है इनर लाइन परमिट। वो इनर लाइन परमिट की बात जो है, जो 7 स्टेट्स को हमने ऑटोनॉमी दिए, वो 371 से 371F तक, तो वो तो कहीं ज्यादा है जो जम्मू कश्मीर को थी। और उन्होंने जो पोर्टल किया उसका मतलब ये है कि आप और मैं मणिपुर नहीं जा सकते हैं जब तक कि हम वहां से, हमें परमिट हो वहां आने का, इनर लाइन परमिट। और हम वहां रह नहीं सकते हैं उस पीरियड से अलावा, जिस पीरियड से ज्यादा हमें इजाजत दी गई। उसका मतलब तकरीबन समझिए तकरीबन वीजा का छोटा सा एक फॉर्म। और अगर आप मणिपुर को, अगर आप होगी ना, अगर आप इसको दे दें कि अब देखिए इनर लाइन परमिट तो यहाँ था भी नहीं, अगर आप वहां दे सकते हैं, अगर आप नागालैंड में दे सकते हैं, अरुणाचल प्रदेश कर सकते हैं, तो वहां रेस्पेक्ट कर सकते हैं, तो आप देखिए जम्मू कश्मीर में क्या परेशानी है। और एक बात भी देखिए, हमारे लॉ मिनिस्टर साहब थे, उन्होंने कहा, लॉ मिनिस्टर साहब ने कहा कि नहीं जी बहुत अच्छा हुआ। अब लॉ मिनिस्टर खुद आते हैं एक अरुणाचल प्रदेश से, उस स्टेट से आते हैं जिस स्टेट का इनर लाइन परमिट है, जिसकी इंटरनल ऑटोनॉमी है, जिसकी इतनी इंटरनल ऑटोनॉमी है कि अंदर भी वहां शहर का आदमी वहां जमीन नहीं खरीद सकता। अब देखिए बोडोलैंड में आसाम का चीफ मिनिस्टर भी नहीं खरीद सकता है जमीन जब तक वो बोडोलैंड का रहने वाला ना। तो अगर आप उन सब जगह पर आप कर सकते, देखिए हमारा यहाँ की तलखी क्या है, यहाँ का कि अगर आप वहां सब टॉलरेट करते हैं तो यहाँ की क्या बात है। यहाँ भी हम रहते हैं, हम बड़े प्रेम से मोहब्बत से मुल्क के साथ रहते हैं, मुल्क के साथ बिल्कुल जो दोष बदोष हैं। हमारे यहाँ के जो लीडर्स हैं वो रहे, इम्पोर्टेंट ओहदों पर रहे, मिनिस्टर्स रहे। तो ये जनाब ये इसमें ये जो है बैकग्राउंड, ये जो पहले जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो हमारी रिजर्वेशन है वो ये है कि आपका पावर नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन को आपने ट्रैम्पल करके आपने ये किया। तो दूसरी बात है कि प्रैक्टिकल जो बातें, प्रैक्टिकल बातें, वो जमीन के राइट्स की बातें हैं, वो यहाँ की नौकरी की बातें हैं, तो नौकरियों की बातें ये आप देखिए, इसी वजह से आप देखेंगे जम्मू में भी तलखी है, कश्मीर में भी तलखी है, लद्दाख कुछ नहीं है। तो ये सारा आकर हमने हासिल क्या किया 5 अगस्त। ये तो एक छोटा सा एक फंडामेंटल एक सवाल। बस सर एक्चुअली मुझे और भी बहुत सारी बातें करनी थी, लेकिन समय जो है, टाइम थोड़ा हमारे पास अभी 1 मिनट का बचा है, तो मैं कुछ हो सकता है मैं कोशिश करूंगा एक बार फिर से आपसे जुड़ने की, क्योंकि मुझे कुछ 2-3 और पहलू हैं इसी धारा 370 और उसके साथ कश्मीर के जुड़े हुए जो सेंटिमेंट्स है उसको लेकर। पर मुझे लगता है आज एक पार्ट करते हैं, मैं कोशिश करूंगा कल फिर से आपसे जुड़ूं एक बार और इस बात को थोड़ा आगे बढ़ाएं। और आज जो है सर आपने, हाँ जी, क्योंकि समय अपने पास कम है, 40 मिनट हो रहे हैं। नहीं, मैं सिर्फ लेकिन मैं फिर से करना चाहता हूँ, जी मैं फिर से जुड़ना चाहूंगा आपसे। जी बताइए सर। ठीक है, थैंक यू। जी तो आप बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अभी समय निकाला। ये जम्मू कश्मीर के रिटायर्ड चीफ जस्टिस साहब मसूदी साहब थे, और उन्होंने जो कहा वो आपने सुना होगा कि उनका ये कहना है कि ये फंडामेंटली जो है कॉन्स्टिट्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो है इसको, इनकी जो लड़ाई है वो इस चीज को लेकर है कि ये अधिकार है ही नहीं कि इसको
इस धारा को हटाया जाए, और जिस तरह से हटाया गया है वो बिल्कुल असंवैधानिक है, और ये इसको माना नहीं जा सकता है। मुझे 2-3 और भी सवाल पूछने हैं, पर क्योंकि अब समय थोड़ा हमारे पास खत्म है तो अभी इसको खत्म करेंगे, लेकिन हम मिलते रहेंगे। सब गुजारिश है, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर करें। और फिर श्रीनगर से हम जो है कुछ लोगों से भी बात करेंगे, जो 1-2 दिन तो ये यात्रा में जाएंगे, लेकिन फिर निकलेंगे बाहर तो आम लोगों से भी बात करेंगे, वो रिपोर्ट भी आप तक पहुंचाएंगे। तो आप सब जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।